न्यूज़ 18 अपडेट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। एनआईए की टीम अरमान अली को लेकर इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई पटना से, जहां कश्मीरी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में अरमान अली की गिरफ्तारी और उसके बाद एनआईए की टीम इसे लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा में एटीएस कार्यालय से एयरपोर्ट अरमान अली को लेकर गया है। मेडिकल जांच के बाद दिल्ली के लिए अरमान अली रवाना हो चुका है। छपरा के बहुआर गांव से कल अरमान अली की गिरफ्तारी हुई थी। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी एटीएस को। छपरा कोर्ट से 4 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली है, जिस 4 दिन में दिल्ली में इससे पूछताछ की जानी है। किन किन लोगों के ये संपर्क में था, किन किन लोगों तक हथियारों की सप्लाई की गई। कश्मीरी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में अरमान अली की गिरफ्तारी को बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है। और जैसे ही अरमान अली की गिरफ्तारी हुई है, गांव के लोग जो हैं अचरज में हैं। लोग हैरान हैं कि आखिर एक ही गांव के 4 युवक आतंकी गतिविधियों में कैसे शामिल थे। परिवार वालों को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी। गांव वालों को कभी भी इनके व्यवहार पर संदेह क्यों नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह भी कि ये चारों के चारों एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अरमान अली को इस वक्त गिरफ्तार करने के बाद एटीएस की टीम जो है वो दिल्ली लेकर रवाना हो चुकी है। अरमान अली के इस गांव में फिलहाल लोग हैरान और परेशान इस घटना के बाद से। नहीं, अपना घर पर रहते थे, बाहर जाते थे केरला में मरवल टाइस के काम करने के लिए, फिर जाते थे, फिर अपना आ जाते थे। हमको कुछ जानकारी नहीं। हाँ, क्या कहाँ रहते हैं आप? मैं सऊदी अरब रहता हूँ। हाँ, कंफर्म में काम करता हूँ। हाँ। बस इससे ज़्यादा आप क्या बोलूँगा। नहीं, लड़का के बारे में, गतिविधि के बारे में कोई जानकारी आपको है? जानकारी नहीं। और देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में आज 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बताते चले कि इन चारों की गिरफ्तारी के बाद से ये रिमांड पर थे। इनसे पूछताछ लगातार होती रही थी और आज एक बार फिर से पेशी के लिए इन्हें लाया जाना है। और पेशी से पहले इन सभी से पूछताछ की जा चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि बेऊर जेल में बंद ये चारों आरोपी एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए जाने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे पूछताछ की जाएगी। इमरान, नासिर और कफील को रिमांड पर पहले ही एनआईए की टीम जो है वो ले चुकी है। जरूरत पड़ी तो हाजी सलीम को भी एनआईए जो है वो रिमांड पर लेगी। बेऊर जेल से संवाददाता संजय कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में संदिग्ध आतंकी और आरोपी हाजी सलीम, कफील, इमरान और नासिर पटना के इसी बेऊर जेल में बंद हैं। आज 23 जुलाई है और आज इन सभी संदिग्ध आतंकियों की एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। और जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार चूंकि हाजी सलीम को अब तक एनआईए ने रिमांड पर नहीं लिया है, लिहाजा एनआईए की टीम हाजी सलीम को रिमांड पर अपने साथ ले जा सकती है। हालांकि एनआईए कोर्ट के निर्देशानुसार एनआईए की टीम जो है इसी बेऊर जेल में पहुंचकर हाजी सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ करती रही और कई महत्वपूर्ण जो क्लू हैं वो हासिल किए हैं एनआईए की टीम ने। लेकिन बाकी के जो तीनों आतंकी हैं वो भी इसी बेऊर जेल में सेल में बंद है। हाजी सलीम का भी इलाज किया गया और अब वो पहले से बेहतर स्थिति में है। जो एनआईए सोर्स हैं और जो दूसरे सोर्स है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हाजी सलीम को हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एनआईए की टीम रिमांड पर ले, जो फिलहाल जुडिशियल रिमांड में बंद है। चूंकि अभी एनआईए की टीम उसे लेकर गई नहीं है पटना से बाहर और जांच के अनुसार जरूरत पड़ने पर उसे कई जगहों पर ले जाया जा सकता है या फिर उससे विस्तृत तौर पर एनआईए की टीम रिमांड पर पूछताछ कर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर सुपौल से, जहां पर कोसी तटबंध के अंदर बने सिकहरना निम्न बांध के टूटने के बाद गांव में पानी फैल चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं और लोगों की नाराजगी इसलिए भी कि लोगों ने इसकी सूचना पहले दी थी, लेकिन इस पर कार्रवाई वक्त रहते नहीं की गई। अब हालात ये हैं कि गांव डूब चुके हैं। लोगों की नाराजगी के बाद अब कार्रवाई शुरू जरूर की गई है, लेकिन लेट लतीफी की वजह से लोगों के सामने परेशानी जरूर खड़ी हो गई। हमारे सहयोगी अमित कुमार झा की ये रिपोर्ट देखिए, जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है।
निर्मली सिकरहटा के बाद सुरक्षा बांध टूटने के बाद जो तबाही शुरू हो चुकी है उसे अब पाटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ सर चीफ इंजीनियर मौजूद हैं। सर बताइए सर कब तक इसको दुरुस्त कर लेंगे आप? मेरा टारगेट आज रात्रि तक इसको दुरुस्त करने का। सर आपको ग्रामीणों ने बताया था, आपके इंजीनियर की टीम को बता रहा था, हर वक्त बताया गया कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त लापरवाही बरती गई, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती और आपका आगे भी टूट चुका है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर अपने ऊपर? सर अभी हमको काम करने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए सर। पहले मेरा प्रायोरिटी कितने देर में इसको सर बांध लिया? आज रात तक एकदम बांधेंगे, जाएंगे ही नहीं, उठेंगे यहाँ से जब तक ही बांधेंगे। ठीक सर, कल बोल रहे थे तो हमारे साथ सुपौल के डीएम भी मौजूद हैं। सर ये जो टूटा है इस जगह पर, तो कितने गांव इससे प्रभावित हुए? यहाँ जो ब्रीच हुआ है वो ब्रीच की पानी अभी तिलयुगा नदी है जस्ट 300 गज आगे, उसमें जा रहा है। तिलयुगा के नीचे डाउन स्ट्रीम में 3 पंचायत है, हरियाही है, बेला सिंगार मोती है और उसके बाद डगमारा है। ये पानी वापस मझारी है, उसके बाद वापस ये पानी नगर परिषद जो नगर पंचायत निर्मली है उसके बगल से जाता है। तो अभी डिस्चार्ज कोसी का कम है, 1.7 लाख क्यूसेक के आसपास है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आज इस ब्रिज को हम लोग बंद कर दें ताकि कम डिस्चार्ज। तिलयुगा में भी जो पानी जा रहा है वो जो निकटवर्ती पंचायत है उनको अलर्ट कर दिया गया है, बट अभी पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पानी का स्तर कम रहते हुए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। हम पूरी टीम मुख्य अभियंता के नेतृत्व में काम कर रही है और हमें विश्वास है कि आज इस ब्रिज को बंद कर दिया जाएगा। तो लगातार जिला प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, देर रात से ही लगी हुई है जो किस तरीके से इस सुरक्षा बांध जो बना हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा जो बनाया गया था उसे बंद कर दिया जाए ताकि पानी का दबाव तटबंध पर ना पड़े। अब देखना होगा कि चीफ इंजीनियर की टीम इसे कितनी जल्दी पाट पाती है। अमित झा, वीडियो नेटवर्क, सुपौल। और कमोबेश स्थिति दरभंगा की भी ऐसी ही है, जहां के बहादुर प्रखंड में बाढ़ का पानी फैल चुका है। यहां के लोग तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका जब ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन उदासीनता की वजह से, लापरवाही की वजह से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया और आखिर कितना लंबा इंतजार इन्हें अभी और करना होगा। चंडी में है बहादुरपुर ब्लॉक और पानी को लगभग महीना दिन हो गया है। हम लोग रोड पर हैं पन्नी टान करके। कौन सा रोड पे है? बाईपास रोड जो है जो शोभन के तरफ गया हुआ है उसी रोड में। कब से रह रहे हैं आप लोग पन्नी? लगभग महीना दिन हो गया है। घर तो ये जस्ट बगल में है, चंडी 1 निगाह, और ये रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहना पड़ता। तो कौन सा पानी आप लोग के घर में घुसा है? ये तो अभी बाढ़े का पानी है। कितने दिन से आप लोग के घर में पानी है? 15-20 दिन से ऊपर। फिर क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि खाना पकाना, सोना और में दिक्कत होता है। गाड़ी बगल से जाती है, दुनिया भर का खतरा रहता है। और अब बात बिहार में मॉनसून की, जहां पर मॉनसून इस वक्त कमजोर हो गया है, लेकिन 2 से 3 दिनों तक ही मॉनसून के कमजोर होने की वजह से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद एक बार फिर से मॉनसून की वापसी हो सकती है, जिसकी संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। बिहार में मॉनसून फिर से कमजोर पड़ गया है। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब धीरे धीरे मॉनसून की गतिविधियों में कमी आएगी। पिछले हफ्ते की अगर बात कर लें तो पिछले हफ्ते में बिहार में मॉनसून का अच्छा खासा प्रभाव देखा गया था और कई इलाकों में, खासकर उत्तर बिहार की बात कर लें तो उत्तर बिहार में कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह बताया गया है कि सूबे में पिछले हफ्ते में जो मानसून सक्रिय था, इस दौरान पटना समेत कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई और दक्षिण बिहार में की अगर बात करें तो वहां भी कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे किसानों को काफी राहत भी मिली है। फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम होने से फिर से गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का यह भी कहना है कि अभी जो मानसून कमजोर हुई है उससे धीरे धीरे सुधार होगा और जुलाई के अंत में सूबे में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ सकेंगी, तब जब एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से विकसित होगा। इससे मानसून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट मिलने के आसार हैं। इसके बाद फिर से परिस्थितियां बदलेगी और बारिश का मौसम जो है फिर से बिहार में सक्रिय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम में तलखी देखी जा रही है, अभी भी आप देख सकते हैं किस कदर तीखी धूप जो है वो राजधानी पटना में है और सुबह से ही यह धूप देखी जा रही है और निश्चित तौर पर आने वाले 2-3 दिनों तक लोगों को इसी तरीके से उमस और गर्मी का एहसास होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार,
न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस पीले सोने की जिसने बिहार सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा दिया है, लेकिन अब इस पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने सरकारी रेट 4 जिलों के लिए तय कर दिया। अब ये रेट क्या है उन पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए ये वो रेट हैं जिसके हिसाब से अगर आप बालू की खरीदारी करने पहुंचते हैं तो आपको बालू खरीदना होगा। जिला प्रशासन के द्वारा ये रणनीति बनाई गई ताकि ऐसे बालू माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। और 4 जिले जिसमें औरंगाबाद, रोहतास शामिल हैं, पटना और भोजपुर हैं, इनके लिए रेट तय कर दिया गया है। सरकारी स्टॉक रख रहे बालू की भी अब बिक्री जो है वो नहीं हो पाएगी। जिला प्रशासन और खनन महकमे ने अब तक इसे लेकर रणनीति नहीं बनाई है। सोन नदी के एक ऐसे ही बालू घाट का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने बालू का रेट तो तय कर दिया है 3,950 रुपये प्रति 100 CFT का, लेकिन इसकी आपूर्ति लोगों के बीच नहीं की जा रही है क्योंकि खनन पूरी तरह से बंद है। हाँ, यह बात जरूर है कि जिला प्रशासन के पास बालू का स्टॉक है 7 करोड़ 20 लाख CFT यहाँ जो है खनन विभाग ने स्टॉक करके रखा हुआ है, मगर इसकी आपूर्ति आम जनों के बीच या फिर संवेदकों के बीच नहीं की जा रही है क्योंकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बिक्री का आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूँ बारून, सोन नदी के बारून जो बालू घाट है उस वहाँ पर हूँ और यहाँ पर स्टॉक आप देख सकते हैं, सरकारी स्टॉक है, ये खनन विभाग का स्टॉक है। 7 को ऐसे स्टॉक जो हैं सोन नदी के विभिन्न घाटों पर उपलब्ध हैं, मगर यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं हो रही है कि लोगों को बालू की आपूर्ति की जा सके। ऐसे में जो निर्माण कार्य हैं, जो आम जन भी जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है और संवेदकों को भी सरकारी निर्माण कार्य कराने में परेशानी आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द कोई फैसला ले और फैसला लेकर लोगों के बीच बालू की आपूर्ति करे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और अब बात शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े की। नगर निगम, पूर्णिया नगर निगम में शिक्षक नियोजन को लेकर के एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें एक आवेदक ने, पिंकी कुमारी ने यह कहा है कि जिस क्षेत्र से, जिस मद में उन्होंने शिक्षक के तौर पर परीक्षा दी वहां से उनका चयन नहीं होता है, चयन किसी और जगह से हो जाता है और ये कैसे संभव है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। सुपौल के छातापुर की पिंकी देवी का ये बड़ा आरोप है। पिंकी ने सुपौल और पूर्णिया दोनों ही जगहों से अनुसूचित जाति कोटे से आवेदन दिया था। पूर्णिया में हुई काउंसलिंग में पिंकी देवी शामिल नहीं होती हैं। सुपौल के छातापुर से काउंसलिंग में पिंकी शामिल हुई। पिंकी को पता था कि पूर्णिया में उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। फर्जी अभ्यर्थी ने गलत सर्टिफिकेट से पिंकी के सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा किया। अब असली कैंडिडेट कौन है और नकली कौन है, इसमें विभाग फंसा हुआ नजर आता है। फिर नगर निगम में 5 तारीख को काउंसलिंग नहीं करवाई और फिर भी मेरा किसी अन्य महिला ने मेरा सर्टिफिकेट यूज करके यहाँ पे फर्जी तरीके से काउंसलिंग करवा ली है सर्टिफिकेट का, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सुपौल से भी मुझे कॉल आ रहा है DO ऑफिस से और छतापुर प्रखंड से, जो आपने छतापुर प्रखंड में काउंसलिंग करवाया है, आपका हिंदी विषय 6-8 में SC में चयनित है, वह रद्द हो सकता है। आप पूर्णिया नगर निगम से नाम अपना हटवा लीजिए, नहीं तो रद्द हो सकता है। एक्चुअली दोनों सर्टिफिकेट एक ही है, जो कैंडिडेट के द्वारा दिया जा रहा है सर्टिफिकेट और जो काउंसलिंग में सर्टिफिकेट दिया गया है, दोनों सेम सर्टिफिकेट है। लेकिन यहाँ सर्टिफिकेट को लेकर के भ्रम की स्थिति नहीं है, भ्रम की स्थिति है कैंडिडेट को लेकर के। इनका कहना है कि मेरे नाम पर किसी अन्य ने आकर के काउंसलिंग कराया है, तो जिन्होंने काउंसलिंग कराया उनका आधार कार्ड मांगा गया है। अगर उनसे आधार कार्ड प्राप्त हो जाएगा तब ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि असली कैंडिडेट कौन है। और अब बात पंचायत चुनाव की, जिसमें बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और इसके मध्य में EVM की लेकर के कैसे स्कैनिंग की जाए, कैसे उससे लेकर जांच पड़ताल की जाए, क्या ये काम करने लायक है या नहीं है, इन तमाम चीजों को गहनता से जांच की जा रही है। आपको बताते चलिए, कटिहार जिला प्रशासन ने EVM स्कैनिंग का काम अब शुरू कर दिया है। कटिहार में जो EVM मंगाए गए हैं वो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से पहुंचे हैं। संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी अब जोरों पर है। ये तस्वीर अब कटिहार से दिखा रहे हैं। कटिहार में भी 9 चरणों में चुनाव होना है और इसको लेकर जो ईवीएम की स्कैनिंग का काम जोरों पर है। बताते चले कटिहार का ये जो 5252 ईवीएम ये मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से लाया गया है, जिसका भी स्कैनिंग का काम चल रहा है। इसके बाद जो फर्स्ट जांच है 1 अगस्त को इसके आगे की जो वैधानिक तरीका है, जो टेक्निकल टीम है उस पर जांच करेंगे। फिलहाल ये जो काम चल रहा है, ये प्रसार भवन में काम चल रहा है। अभी ये स्कैनिंग करवाया जा रहा है। स्कैनिंग के बाद जो आगे की प्रक्रिया है उस पर काम किया जाएगा। पूरे बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होना है और कटिहार में 9 चरणों में ये पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर कटिहार जिला प्रशासन कई माध्यम से तैयारी कर रहा है। उसका ये सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि ये ईवीएम का जो बात है उसकी जांच है, उसकी जो प्रोसेस है उसके लेकर तैयारी किया जाए। कुल मिलाकर पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारी है वो अब पूरी तरह दिख रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है इसे लेकर गंभीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों से विस्तृत रूप से प्रारंभ कर दी है। राज्य चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा जो हम लोग को निर्देश दिया गया उसके आलोक में मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड से जो पंचायत चुनाव में प्रयुक्त होंगे बीयू एवं सीयू, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले आया है और उसकी जांच और जो बार कोडिंग होता है उसका कार्य चल रहा है, जो 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगली खबर बेगूसराय से, जहां के बभनगामा में डबल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई। आपको बताते चले आक्रोशित लोगों ने इस नाराजगी स्वरूप सड़क को जाम कर दिया, जमकर हंगामा किया गया, बवाल काटा गया। 2 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से की गई है। परिवार वालों ने इसे लेकर मामला भी दर्ज कराया है। आक्रोश की तस्वीरें सड़कों पर भी नजर आई। फायरिंग और बम फेंककर 2 लोगों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। पहली घटना जो है व्यवसायी गुड्डू सिंह की है, जिसमें गुड्डू सिंह पर गोली चलाई गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी भी जमकर पिटाई की जाती है। बाद में अनजान शख्स की तरफ से यहां पर इस शख्स के ऊपर बम फेंका गया, जिसमें शख्स की मौत हो गई। प्लांट है यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे पानी का प्लांट है डिपो से। तो वहाँ पानी लेके आ रहे थे रास्ते में बीच रोड पे, जैसे ही प्लांट पानी लेके निकले डब्बा वहाँ पानी वाले प्लांट से वहीं पे गोली मार दिया गया। ट्रक जाम किया गया, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम तो एसपी को बुलाने का मांग कर रहे थे ट्रक जाम करके। तो लोग बहुत लोग अखिलो सिंह का नाम बता रहा है। पकड़ लड़के मारे लगले तो मालिक दुकान में गेलखिन, घर में नुकायल तो हम सब ढुक गेले की करथिन, वो अपने जान बचेथिन तब वो निकाल देलखिन। यहाँ तक बोल्डर मारे रहे, ईटा मारे रहे, यहाँ तक गेलखिन भाई के तब बम बिक देलके। दोनों के रियल एक्यूज का पता लगाया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बबलू महतो की हत्या कैसे हुई? बबलू महतो ये हत्या जैसे बता रहे हैं घर के सामने उसको अपराधियों ने बम से। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक युवक को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन एक मकान से युवक के शव की बरामदगी की गई। परिजन आशंकित हैं कि बच्चा जो है वो घर से निकला था अपनी घड़ी को ठीक कराने के लिए, लेकिन वो कैसे उन मकानों तक पहुंचता है, किसने उसकी हत्या की, इसे लेकर फिलहाल मामला जरूर दर्ज कराया गया है। पुलिस का यह कहना है कि जो भी दोषी होंगे बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। घर से 10 बजे चला दिन से घड़ी बनवाने के लिए, घड़ी मेरे बेटा के हाथ में जीरो माइल गया है। मम्मी से वो शायद 12 बजे तक बात किया है, बोला घर आ रहे हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है तो लगा कि बैटरी खत्म हो गया होगा, आ जाएगा शाम तक घर पर। दिन में शाम से खोजते खोजते रात 12-1 बज गए, कहीं नहीं मेरा बेटा मिला। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग लाए हैं और उसके पास से हम लोग मोबाइल भी बरामद किया है। उसकी सारी हम लोग डिटेल्स खंगाल रहे हैं। जो भी ऐसे अपराधी किए हैं वैसे व्यक्ति को बख्शे नहीं जाएंगे, हर हालत में हम लोग पकड़ेंगे उसको जेल में। और बिहार एसटीएफ को कल एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें मोस्ट वांटेड अपराधी मुन्ना मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मुन्ना मिश्रा के ऊपर आपको बताते चले 50,000 का इनाम था और इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए लंबे वक्त से कोशिश भी की जा रही थी। हालांकि कल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 50,000 का इनामी अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है।
और छपरा के तरैया में भी आज सुबह एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इस शख्स को पहले सुबह गोली मारी गई, लेकिन परिजन इस पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों का यह कहना है कि घर से यह शख्स जो है वो जब निकला तो उसके साथ लोगों की मौजूदगी थी। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसे मारा, इसे लेकर फिलहाल जरूर पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन यह शख्स भी आपराधिक किस्म का बताया जा रहा है। अपाची सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके बाद फरार हो गए। घायल युवक को तरैया का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर दर्जनों आपराधिक मामले जो हैं वो पहले से दर्ज थे। युवक को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज जो है इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। घायल का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इस वजह से भी हत्या की गई होगी ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। कहाँ वाला? अगली खबर झारखंड के बोकारो से, जहां पर आज अहले सुबह बोकारो स्टील प्लांट में ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से यहां पर दहशत देखने को मिली, अफरा तफरी देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों से आपको जाहिर हो जाएगा कि कैसे बर्नस फ्लास 2 जिसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, लेडर में अचानक से ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ब्लास्ट के बाद अचानक से यहाँ पर आग लग जाती है। बोकारो स्टील के संचार प्रमुख जो है मणिकांत धान, उन्होंने घटना से ही इनकार कर दिया। देखिए तस्वीरें जब सामने है उसके बावजूद इससे इनकार किया जाता हुआ। बोकारो स्टील प्लांट में इससे पहले भी लेडर में ब्लास्ट हो चुके हैं, एक बार फिर से यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा था। एक ठेका मजदूर के लेडर में गिरने की वजह से मौत भी हो चुकी है। इस हादसे में ठेका मजदूर का शव अभी नहीं मिल पाया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।